अच्छा, एक सवाल जो हम सब ने स्कूल में सुना और रट भी लिया कि मनफी को मनफी से ज़रब दें तो जवाब मुस्बत आता है। लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलें आज इसी दिलचस्प सवाल के पीछे छुपी मंतिक को समझते हैं। तो आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक रूल है जिसे हमने याद कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरी, बहुत ठोस मंतिक छुपी है। आज हम इसी मंतिक की तहें खोल कर देखेंगे। असल में बात यह है कि ये कोई इत्तिफाकी उसूल नहीं है। ये तो रियाजी के निज़ाम की एक ऐसी मंतिकी ज़रूरत है कि अगर ये उसूल ना हो तो हिसाब का पूरा निज़ाम ही बिखर कर रह जाए। चलें सबसे पहले इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक नंबर लाइन की कहानी से। जरा तसव्वुर करें, आप एक नंबर लाइन पर सीधा मुस्बत सिमत में चल रहे हैं, ठीक? अब जैसे ही आप किसी मनफी अदद से ज़रब देते हैं ना, तो समझे आप एकदम 180 डिग्री घूम गए उल्टी सिमत में। और फिर जब आप एक और मनफी अदद से ज़रब देते हैं तो आप एक बार फिर 180 डिग्री घूमते हैं। तो दो बार उल्टा घूमने का मतलब क्या हुआ? यही कि आप वापस अपनी असली यानी मुस्बत सिमत में आ गए। तो ये जो नंबर लाइन वाली मिसाल है, ये समझने में तो बहुत आसान और कह लेंगे मंतिकी भी लगती है ना? लेकिन एक बात याद रखने की है, रियाजी में सिर्फ वजदानी ख्याल यानी इंट्यूशन सबूत नहीं होता। हमें एक ठोस, एक पक्का सबूत चाहिए। तो अब आते हैं इसके असल मंतकी सबूत की तरफ, वो सबूत जो ये बिल्कुल वाज़े कर देगा कि ये उसूल क्यों इतना पक्का और अटल है। देखें, इस सबूत के लिए ना हम रियाजी के कुछ ऐसे बुनियादी उसूलों का सहारा लेंगे जिन पर खैर हम सभी मुत्तफिक हैं। हमारे सबूत का जो नुक्ता आगाज़ है ना, वो ये बहुत ही सीधी सी मसाबात है। ये बात तो बिल्कुल वाज़े है कि मनफी 2 और मुस्बत 2 मिलकर सिफर ही होते हैं, है ना? चलें अब इस मंतिकी सिलसिले को ना कदम ब कदम देखते हैं। पहला कदम, हम एक ऐसी मसावात से शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल सच है। मनफी 2 जमा 2 बराबर है सिफर के, ठीक है? दूसरा कदम, अब हम मसावात के दोनों तरफ मनफी 3 से ज़रब दे देते हैं, तो दाईं तरफ चूंकि सिफर है इसलिए जवाब तो सिफर ही रहेगा। तीसरा कदम, अब यहां हम तकसीमी खासियत यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि मनफी 3 ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबरों से अलग अलग ज़रब खाएगा। चौथा कदम, अब देखें, इसका एक हिस्सा तो हमें मालूम है। मनफी 3 को मुस्बत 2 से ज़रब दें तो मनफी 6 आता है। तो अब हमारी मसावात क्या बन गई? एक नामालूम अदद जमा मनफी 6 बराबर है सिफर के। अब आखिरी और सबसे अहम कदम, ज़रा सोचें, वो नामालूम अदद क्या हो सकता है? जाहिर है उसे लाजमन मुस्बत 6 ही होना पड़ेगा ताकि नतीजा सिफर आए। और यही इस सबूत का सबसे शानदार नुक्ता है। ये कोई हमारी पसंद या चॉइस नहीं है। रियाजी खुद इसका पूरा सिस्टम हमें इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर कर रहा है। सोचें, अगर मनफी 3 ज़रब मनफी 2 का जवाब मुस्बत 6 के अलावा कुछ भी होता तो रियाजी का वो बुनियादी तकसीमी उसूली गलत साबित हो जाता जिस पर हिसाब की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं, क्या रियाजी के उसूल ईजाद किए जाते हैं या दरियाफ्त? रियाजी में ना कुछ ऐसे बुनियादी उसूल होते हैं जिन्हें मुसल्लमात या एक्सियम्स कहते हैं। उन्हें बगैर सबूत के दुरुस्त माना जाता है। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी इमारत की बुनियाद, वो दीवारें जो सारा बोझ उठाती हैं। अगर बुनियादें ही कमज़ोर हों तो पूरी इमारत गिर जाएगी। तो इससे एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। रियाजीदान कुछ चीज़ें तो कह लें कि ईजाद करते हैं, जैसे मनफी अदाद का तसव्वुर या वो बुनियादी उसूल। लेकिन एक बार जब ये उसूल बन जाते हैं ना, तो उनसे निकलने वाले नताइज को दरियाफ्त किया जाता है। वो पहले से ही इस मंतिकी निज़ाम में मौजूद होते हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है। मनफी आदात की तारीख तो खुद कमाल की है। हिंदुस्तान में रियाजीदान आज से तकरीबन 1400 साल पहले ये जानते थे कि मनफी ज़रब मनफी मुस्बत होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यूरोप में 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक रियाजीदान मनफी आदात को फजूल या नामुमकिन समझते रहे। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को ज्योमेट्री के लिहाज से सोचते थे, और भाई मनफी लंबाई का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। आखिरकार जब उन्होंने हिसाब के बुनियादी उसूलों को माना तो ये नतीजा खुद ब खुद एक ऐसी हकीकत बनकर सामने आया जिससे झुटलाया नहीं जा सकता था। अब शायद ये ख्याल आए कि ठीक है, ये सब तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस सारी बहस का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? ये उसूल हकीकी दुनिया में कहाँ काम आता है? देखें, ये उसूल सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। अलजबरा की मुसावातों को हल करने से लेकर फिजिक्स में जब मुखालिफ सिमत के लगने वाली कुव्वतों का हिसाब लगाना हो, और यहाँ तक कि मालियात में सोचें, जब आप कोई कर्ज ख़त्म करते हैं यानी एक मनफी चीज़ को हटाते हैं तो आपके असासे बढ़ते हैं ना। तो ये उसूल हर जगह हमें बिल्कुल दुरुस्त और एक जैसे नताइज देता है। ज़रा सोचें,
اگر یہ ایک اصول نہ ہوتا تو ریاضی میں ایک ہی سوال کے الگ الگ جواب آنے لگتے، اور سائنس اور مالیات جیسے شعبوں میں جہاں ہر چیز حساب پر منحصر ہے وہاں تو مکمل افراتفری پھیل جاتی، سب کچھ بکھر جاتا۔ تو آج کی ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ منفی ضرب منفی مثبت ہے کا اصول کوئی عجیب و غریب رول نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریاضی کے منطقی ڈھانچے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اسے کسی نے اپنی مرضی سے بنایا نہیں، بلکہ اسے ریاضی کی گہرائیوں میں چھپا ہوا پایا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، کیا ریاضی میں پائی کی قیمت یا فیثاگورس کا نظریہ بھی ایسے ہی اصول ہیں جو بنائے نہیں گئے بلکہ کائنات کے اس منطقی نظام میں دریافت کیے جانے کے منتظر تھے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔